हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण आई एस पी सी एस। ये 9 जून इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है। यहाँ पे जो भी न्यूज आर्टिकल्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। हम इन न्यूज आर्टिकल्स के शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो इनके समरी होते हैं, और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले न्यूज हेडलाइंस को देखते हैं जो आगे डिस्कस होंगे। फर्स्ट न्यूज आर्टिकल फ्रंट पेज का है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। ये इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उससे रिलेटेड है। अभी ये डिस्कशन इसलिए तेज है बिकॉज चूंकि रुपीज़ वीक हो रहा था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे इंडिया में बढ़े इसको लेकर के डिस्कशन तेज हो रही थी। तो उसमें क्या क्या जो हमारा पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उसमें क्या क्या गैप्स है। तो ये एक आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस में लगभग 3-4 दिन पहले पब्लिश हुआ था, तो उसी को ये एड्रेस करता है। और ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी और गवर्नमेंट के द्वारा नया मॉडल ये कंसिडर किया जा रहा है। सो ये न्यूज़ में है, हम इसको डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एडिटोरियल पेज का है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इसको हम जितनी जल्दी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है कि क्यों हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और जो हमने टाइम लिमिट रखा है कि कब तक इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसको जल्दी अचीव किया जाना चाहिए। और इस पूरे आर्टिकल में बताया गया है कि क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजिशन ज़रूरी है, और जो इसमें इश्यूज जो लोग कंसर्न जता रहे हैं तो उसका क्या सॉल्यूशंस है। तो इस आर्टिकल में उसका आर्गुमेंट दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल सोलर पावर से रिलेटेड है। सो इंडिया में दो स्कीम्स, कुसुम और पीएम सूर्यघर योजना, ये आप जानते होंगे। सोलर पैनल्स और उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उसको इंस्टॉलेशन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव दिया जाता है। बट इस आर्टिकल में बताया गया है कि कुछ जो स्टेट्स हैं उनमें देखा गया है कि वहाँ पहले से ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इतनी चीप है, मतलब कि गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स में इलेक्ट्रिसिटी के लिए सब्सिडी देती है। तब वहाँ के लोग जो है ये जो स्कीम है इसके प्रति अट्रैक्ट नहीं होते बिकॉज उनको ऑलरेडी चीप इलेक्ट्रिसिटी या तो कोई भी जो बिल है नहीं भरना होता है। तो फिर सोलर जो इसमें इन्वेस्टमेंट है, इसमें पैनल जो लगाना होता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं, तो उस वजह से लोग इस स्कीम्स जो ये दो स्कीम्स लाई है गवर्नमेंट ने वो इनको अट्रैक्ट नहीं करे। हालांकि कुछ स्टेट ने इसमें अच्छा भी किया है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एडिटोरियल पेज का ही है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इसमें जो हमारे कंट्री के लिए चैलेंजेस है उससे रिलेटेड है। हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग 15 कंट्रीज के साथ ये किया हुआ है, तो हम उसका फुल बेनिफिट क्यों नहीं उठा पाते हैं, इस न्यूज आर्टिकल में बताया गया है। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जैसे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, उसमें कुछ रीजन्स जैसे एशियान, जापान और साउथ कोरिया, इनके साथ हमने एफटीए किया है, और उसके बाद देखा गया है कि ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ गया है। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स और जो इम्पोर्टर्स है उनमें एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा बेनिफिट इन एफटीए से क्यों नहीं मिल पाता है, इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एक्सप्लेन्ड पेज का है, ये टैप वाटर और उसमें जो सीवेज वाटर मिक्स हो जाता है और उसके कारण कंटेमिनेशन होता है, उससे रिलेटेड है। दिल्ली में किसी कॉलोनी में अभी रिसेंटली ये मिक्स हुआ है, सो ये न्यूज़ में है। और ये क्यों मिक्स होता है और गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, हमारे यहाँ गैप्स क्या है, इसको लेकर के इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल नेशनल पेज का है, ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और ये इंडिया के लिए क्यों बेनिफिशियल है, इसमें इस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो इसको डिस्कस करेंगे। सो ये थे न्यूज हेडलाइंस। चलिए डिस्कस करते हैं इन आर्टिकल्स को डिटेल में। फर्स्ट न्यूज आर्टिकल फ्रंट पेज का है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट मॉडल। सो ये न्यूज़ में क्यों है पहले देखते हैं। तो जैसा कि आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे रुपीज़ और उसका वीक होना, सो इसके जो रीजन्स दिए जा रहे हैं उसमें जो मोस्ट चर्चित रीजन है वो है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में कम हो रहा है, और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो पैसे इंडिया में थे उसको लोग बाहर ले जा रहे हैं। सो जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच ये चर्चा तेज है कि अभी क्या गैप्स है, क्या गैप्स को फिल किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। तो उसी के मद्देनज़र एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा था कुछ दिन पहले, जिसमें सुरजीत भल्ला जो एक इकोनॉमिक्स्ट हैं और वो इंडियन गवर्नमेंट में एज ए एडवाइज़र रहे हैं,
सो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उनके द्वारा ये बताया गया था कि जो हमारे यहाँ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, इससे रिलेटेड जो हमारे यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उन्होंने इंडोनेशिया का एग्जांपल दिया था कि इंडोनेशिया के सामने भी 2015 के आसपास ये चैलेंज था बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को लेकर के। तो इंडोनेशिया ने जो रिफॉर्म्स किए उसमें से बहुत सारे जो बैरियर्स थे उसको हटाया गया। हमारे यहाँ क्या हुआ कि 2015 में वो जो रेगुलेशन है उसको नया किया गया और जो पुराना रेगुलेशन है उसको ही रीपैक करके नए रेगुलेशन में डाल दिया गया। सो वो क्या है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन इस ट्रीटी से रिलेटेड वो हम देखते हैं। सो ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है इसको गवर्नमेंट अभी रिकंसिडर कर रही है कि जो पॉलिसी हमने 2015 से 2016 से अपनाया हुआ है उसको किस तरह से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो जो मेन थीम है इस आर्टिकल का वो है आर्बिट्रेशन मॉडल, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी और उसमें जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। सो क्या होता है जब जो फॉरेन कंपनीज है वो किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करती है, तो अगर इन केस किसी मामले में डिस्प्यूट होता है जैसे कि टैक्स को लेकर के, प्राइसिंग को लेकर के, अग्रीमेंट को लेकर के, तो इस तरह के डिस्प्यूट किसी भी अग्रीमेंट में हो सकते हैं। तो उस समय 2015 में क्या हुआ था, हमारे यहाँ दो केसेस थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, एक वोडाफोन इंडिया का केस और एक केर्न जो कि माइनिंग से रिलेटेड थी, उस कंपनी से रिलेटेड डिस्प्यूट हुआ था। और इस दोनों केसेस में इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डिसीजन आया था। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया गया था वो एक इंटरनेशनल कोर्ट था। सो मामला यहीं पे फंसता है। इंडिया का कहना ये था कि जो फॉरेन कोर्ट है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो जो पूरे वर्ल्ड है उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो कोर्ट का जो न्यूट्रलिटी है उस पर एक बड़ा क्वेश्चन उठता है। सो ऐसा हो सकता है कि वो कोर्ट किसी के फेवर में डिसीजंस दे सकती है बिकॉज वो जो डिफरेंट कंट्रीज है, जो दो पावरफुल कंट्रीज है, उनके इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं। सो 2016 में जो हमारे यहाँ मॉडल लाया गया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से रिलेटेड, उसमें कहा गया कि जो इस तरह के डिस्प्यूट्स होंगे उसको पहले लोकली जो लोकल कोर्ट है इंडिया में उसके द्वारा पहले रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और लगभग 5 साल ये जो है कूलिंग पीरियड रखा गया था। कहने का मतलब कि जो डिस्प्यूट अगर अराइज होता है तो 5 सालों तक इंडिया में अगर उससे रिलेटेड मामले में अगर डिसीजंस निकल जाता है तो वो ओके, इट्स ओके। अगर नहीं निकलता है तब जो है फॉरेन जो इन्वेस्टर्स है वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है। सो जो पिछला आर्टिकल आया था उसमें ये कहा गया था कि अगर इस तरह के जो 5 ईयर कूलिंग पीरियड जो दिया गया था एग्रीमेंट में, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके जो डिस्प्यूट्स होते हैं और कुछ डिस्प्यूट्स का एग्जांपल दिया गया था, तो 5 सालों तक इंडियन कोर्ट में वो चक्कर लगाते रहे। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे जो कि कोर्ट में गए होंगे और फिर डिस्करेज हुए होंगे बिकॉज इंडियन कोर्ट में पेंडिंग केसेस, आप वो तो जानते ही हैं कितनी पेंडिंग केसेस और जुडिशियल रिफॉर्म की ज़रूरत है। सो हम उसके आदी हो चुके हैं, लेकिन जो फॉरेन लोग हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये एक बड़ी समस्या है और ये पूरा जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है। सो ये कहा गया था कि इस तरह के जो बैरियर्स है उसको रिमूव किए जाने चाहिए। तो अभी जो रुपी का जो वीक होना और पूरा जो ये डिस्कशन तेज है कि कैसे हम उन गैप्स को, कैसे जो हमारे सिस्टम में फॉल्ट्स है उसको दूर कर सकते हैं, तो उसको रिकंसिडर किया जा रहा है। और ये जो कूलिंग पीरियड 5 साल रखा गया था इसको अब 2 साल करने के लिए रिकंसिडर किया जा रहा है। और कुछ कुछ कंट्रीज़ जो कि आइदर कंप्लायंस जिनका अच्छा है, जिनके साथ एग्रीमेंट स्ट्रेंथन है, तो उनको 1 साल भी ये किया जा सकता है। मतलब कि जितना कम से कम उनको कूलिंग पीरियड दिया जाएगा, मतलब कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में 1 साल के बाद ही वो अर्जी डाल सकते हैं। सो इस तरह से फिर जो इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो इनकरेज किए जाएंगे। सो ये जो कूलिंग पीरियड
और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ये तो एक बात थी। उसके बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये अक्सर आप WTO के संदर्भ में सुनते होंगे कि जो WTO और ट्रेड, उसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन, जिसमें कि अगर आप एक कंट्रीज के को कुछ टैक्सेस में रिलैक्सेशन देते हैं तो दूसरे कंट्रीज जो मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंडर में इंक्लूडेड है उसको भी आप दूसरे कंट्रीज को भी वो रिलैक्सेशन देते हैं। सो वो ट्रेड में है और ये मोस्ट फेवर्ड नेशन हम इन्वेस्टमेंट में बात कर रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि ये क्लॉज जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का, इसको ड्रॉप किया जा सकता है। वो ऐसा इसलिए बिकॉज मोस्ट फेवर्ड नेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके अनुसार अगर आप एक कंट्री को रिलैक्स देते हैं तो दूसरे कंट्री को भी वो रिलैक्सेशन देना होगा। तो अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज अगर इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में नहीं होता है तो गवर्नमेंट इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ जो बायलैटरल ट्रीटीज होती है, जो हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करते हैं, उसमें हम जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारा कि दूसरे कंट्रीज से, जिस तरह के कंट्री हो, जिस तरह के हमारे उनसे जो रिलेशंस हो या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस हो, उस हिसाब से हम फ्लेक्सिबल वे में उस अग्रीमेंट को नेगोशिएट कर सके। सो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन जो क्लॉज है उसको हटाया जाएगा। सो ये पूरा मामला जो है, जो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करना, और जो ये कूलिंग पीरियड और डोमेस्टिक रेजोल्यूशन की जो बात है वो सॉवरेंटी से जुड़ा हुआ है। बिकॉज आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि क्यों ना पूरा का पूरा कूलिंग पीरियड को ही ख़त्म कर दिया जाए, बट जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस तरह के इंटरनेशनल कोर्ट्स जो हैं वो न्यूट्रल नहीं होते हैं, उनके न्यूट्रलिटी पे क्वेश्चन उठता है, और तब ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अपनी सॉवरेंटी को मेंटेन किया जाए, और उस हिसाब से उस लिए गवर्नमेंट जो है ये कूलिंग पीरियड रखती है। तो ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वर्सेस ये सॉवरेंटी रेगुलेशन, ये मामला है, और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अभी इकोनॉमी में जो टफ टाइम्स है उसकी वजह से ये डिस्कशंस जो है तेज चल रहे हैं। और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जो ये रूल है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी से रिलेटेड, जो कूलिंग पीरियड क्या होता है ये आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, और ये एज अ मेंस पॉइंट के रूप में ऐड कर सकते हैं ये अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ये इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस और सॉवरेंटी रेगुलेशन, ये पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं मेंस में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एडिटोरियल पेज से है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजिशन उससे रिलेटेड है। अभी जो ईरान वॉर और उसकी वजह से जो एनर्जी सप्लाई में शॉक्स आया है, तो ये अगेन डिस्कशन तेज है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के ट्रांजिशन को, जो पेट्रोल और डीजल ड्रिवन जो व्हीकल्स है उससे कैसे हम जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल में ट्रांजिट होते हैं। सो इसी से रिलेटेड ये न्यूज आर्टिकल है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्यों सेंटर में है? बिकॉज जो पेट्रोल और डीजल, इसके लिए हम काफ़ी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं और हमारा काफ़ी बिल जो है इंपोर्ट बिल इस पे खर्च होता है पेट्रोल और डीजल पे। सो वो तो एक मेजर रीज़न है ही है। अगेन ये जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो फ्यूल हैं वो काफ़ी पॉल्यूशन करते हैं, और दिल्ली वगैरह जो शहर है इसमें आप ज़्यादा इसका असर देखते हैं। सो ये दो मेन रीजन्स है, और हमने 2070 तक नेट जीरो का टारगेट भी रखा है। सो हमारे लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है ये रीजन इसमें बताया गया है। उसके बाद जो मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के जो कंसर्न है कि मार्केट रिलक्टेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रति को लेकर के। सो पहला जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे इस आर्टिकल में ऑथर के द्वारा बताया गया है वो है जो व्हीकल से रिलेटेड जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है उन्होंने जो डीजल और पेट्रोल रिलेटेड जो व्हीकल्स हैं उसके इंजन हैं और उससे रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफ़ी हैवली इन्वेस्ट किया हुआ है। उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर ट्रांजिट करना, तो जो कंपनीज है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसके लिए एक नया इन्वेस्टमेंट, नए चैलेंजेस, और कंपनी के लिए अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए प्रॉफिट और कैपिटल ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यही कैपिटल जो एक बड़ा मुद्दा है उन कंपनीज के पास। सो ऑथर के द्वारा सजेस्ट किया गया है कि
ये जो रिलक्टेंस है इसके लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिवाइज करना चाहिए ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो सके। और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रति है उसमें जो इंसेंटिव है उसके जरिए किया जा सकता है। दूसरा जो इसमें कंसर्न है, इसमें कहा जाता है कि जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कम चूज करते हैं। वाई? उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो पेट्रोल और डीजल रिलेटेड जो व्हीकल्स है उससे ज़्यादा महंगे होते हैं। बट ऑथर ने सजेस्ट किया है कि लाइफ टाइम जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और जो पेट्रोल डीजल रिलेटेड व्हीकल्स हैं, सो कॉस्ट जो है पेट्रोल डीजल रिलेटेड जो व्हीकल्स है ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इसमें रेगुलर आपको पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत होती है, जबकि जो इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन व्हीकल्स है उसमें चार्जिंग की ज़रूरत होती है और वो लेस एक्सपेंसिव है। अगर आप एक बार बैटरी या व्हीकल खरीद लेते हैं तो वो कहीं कम एक्सपेंसिव होता है। तो लाइफ टाइम एक्सपेंडिचर जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बहुत ही कम है पेट्रोल व्हीकल्स के रिलेटेड। और जो कॉस्ट है, जो परचेजिंग कॉस्ट है, मतलब कि इनिशियल जो कॉस्ट लगता है खरीदने में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उसके लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव दे सकती है मार्केट में जो बायर्स है। इंसेंटिव कहने का मतलब कि गवर्नमेंट सपोर्ट देती है कि जैसे कि आप जैसे घर बनाने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंसेंटिव दिया जा सकता है। तो वन टाइम इंसेंटिव के बाद अगर लाइफ टाइम में एक्सपेंडिचर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल से कम हो रहा है तो लोग फिर चुनेंगे ही। और इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है जिग इकोनॉमी का। आप देखते होंगे डिलीवरी बॉय जो है वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लगभग यूज करते हैं ज़्यादातर, और ये जिग इकोनॉमी में इसको अडॉप्ट किया गया है। तो वो एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो कंपनीज है डिलीवरी से रिलेटेड, चाहे वो फूड डिलीवरी हो या अमेजोन और दूसरे जो कंपनीज हैं, तो वो जो डेली उनका एक्सपेंडिचर है ये डिलीवरी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से वो काफ़ी कम हो जाता है। सो उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इसमें अडॉप्ट कर लिया है। उसके बाद जो एक तीसरा कंसर्न है चाइना डिपेंडेंस को लेकर के, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो बैटरी और जो इक्विपमेंट होते हैं उसके लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि निकेल, कोबाल्ट, लिथियम, इन सब की ज़रूरत होती है। इनके सप्लाई चेन के लिए दुनिया जो है चाइना पे डिपेंडेंट है। वो ऐसा इसलिए इनके रिजर्व तो दूसरे कंट्रीज में है, बट इनका जो प्रोसेसिंग होता है, मतलब जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो जब माइनिंग से निकलकर उनको तैयार किया जाता है सेमीकंडक्टर या चिप बनाने के लिए, तो या फिर बैटरी से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है उसमें उपयोग करने के लिए, तो उसकी जो प्रोसेसिंग है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाइना में काफ़ी डेवलप किया हुआ है। और पूरा जो वर्ल्ड वाइड है उसका लगभग 80% मार्केट जो है चाइना ऑक्यूपाई किए हुए है। सो ये एक कंसर्न है। सो इस न्यूज आर्टिकल में कहा गया कि अगर जैसे कि पेट्रोल और डीजल जो स्टेट ऑफ हुर्मुज के चोक पॉइंट होने की वजह से एनर्जी सप्लाई में जो डिसरप्शंस हुआ है, अगर फ्यूचर में क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भी वो डिसरप्शंस कभी आता है, तो जो हमने पेट्रोल डीजल के लिए अपनाया हुआ है स्ट्रेटजिक रिजर्व का, वो हम क्रिटिकल मिनरल्स के लिए भी स्ट्रेटजिक रिजर्व बना सकते हैं। और इसमें तो एक और फ़ायदा ये है कि पेट्रोल डीजल तो आपको रेगुलर ज़रूरत होती है, लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स अगर आप एक बार बैटरी अगर लगा देते हैं, एक बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन जाता है तो वो बहुत सालों तक काम करता रहता है। तो अगर इस तरह के डिसरप्शंस अगर होते भी हैं तो जो पुराने व्हीकल्स है वो चलते रहेंगे, और जो नए व्हीकल्स मार्केट में हैं उनके लिए हमने पहले से रिजर्व क्रिटिकल मिनरल्स का रखा हुआ है। सो ये कंसर्न इस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। सो जो मेन कंसर्न थे तीनों मैंने एड्रेस किए, और ओवरऑल जो इसके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको हमको प्रमोट करना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इक्विपमेंट यूज होते हैं उसको रिसाइकल करके फिर से जो नए व्हीकल्स बन रहे हैं उनमें यूज किया जा सकता है। अगेन स्टॉक पाइलिंग जो क्रिटिकल मिनरल्स है, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रांजिशन है उसके लिए जो हमें इंसेंटिव है आइदर कंपनीज को या फिर जो कॉमन लोग हैं जो परचेजर है उनको जल्दी से जल्दी देना चाहिए, ताकि हम ये ट्रांजिशन जो है जल्दी कर सके और हमारा फॉसिल फ्यूल पे जो डिपेंडेंस है, जो हमारा एक लार्ज इंपोर्ट बिल उस पर खर्च होता है, हम उसको कम कर सके।
ये न्यूज़ आर्टिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उससे रिलेटेड पॉलिसीज, उसमें इशूज़ क्या हैं, उस इशूज़ के सॉल्यूशंस क्या हैं, ये पूरा आर्टिकल आपके लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एक्सप्लेन पेज का है, ये सोलर एनर्जी और उससे रिलेटेड जो हमारे यहाँ स्कीम्स है उससे रिलेटेड है। गवर्नमेंट के द्वारा 2 स्कीम लाया गया था, पीएम कुसुम स्कीम और एक पीएम सूर्य घर बिजली योजना। पीएम कुसुम स्कीम किसके लिए है? ये फार्मर्स के लिए है जिनका अनकल्टिवेटेड लैंड है, उन पे सोलर पैनल्स लगाकर वो जो उनका इरिगेशन है उसके लिए बिजली सप्लाई किया जा सकता है इससे, और जो सरप्लस बिजली बचता है वो ग्रिड को सप्लाई करके वो इससे अर्निंग भी कमा सकते हैं। पीएम कुसुम जो है किसानों के लिए लाया गया था। वही सूर्यघर बिजली योजना, ये जो है कॉमन पब्लिक उसके घर के छत के टॉप पे सोलर पैनल्स को लगाकर और फिर इससे ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है और इस तरह से अर्निंग होती है। गवर्नमेंट इसके लिए इन पैनल्स के इंस्टॉलेशन के लिए इंसेंटिव देती है। बट इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया कि वाई कुछ स्टेट्स में ये स्कीमें हैं जो गवर्नमेंट की वो अट्रैक्टिव नहीं हो रही है। उसका एक मेन रीज़न जो दिया गया है वो है कुछ स्टेट्स में पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है उसके लिए सब्सिडी दिया जाता है। इधर जो कॉमन पीपल है वो जीरो बिल होता है, मतलब कि लगभग 300 यूनिट तक कुछ स्टेट्स में ये इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो माफ़ किया जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है 300 के अंडर में ही आ जाते हैं, तो वो तो कुछ बिल पे करते ही नहीं है। अभी बिहार गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसके लिए सब्सिडी दिया था। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेट्स हैं जो देते हैं। तो पहले से ही कॉमन जो लोग हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल आइदर जीरो है या फिर बहुत कम है। तो इस तरह के जो इंस्टॉलेशन है, इस तरह की जो स्कीमें हैं, उसमें जो अट्रैक्शन है लोगों का वो कम हो जाता है। अगेन जो फार्मर्स हैं, जैसा कि आप पंजाब को ले लीजिए, तो पंजाब के जो फार्मर्स हैं उनके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गवर्नमेंट के द्वारा हाईली सब्सिडाइज है। तो वो फार्मर्स फिर इस तरह की स्कीम में खर्च करके क्यों सोलर पैनल लगाएंगे? इस आर्टिकल का मेन थीम ये है कि इस तरह के जो सब्सिडाइज्ड स्कीमें हैं, जो सेंटर की सोलर स्कीम्स है उसके रास्ते में आ रही है। जो पीएम कुसुम है उसमें जो टारगेट्स है वो लगभग 14 लाख रखा गया था और वो लगभग 10 लाख वो इंस्टॉल हुआ है। तो ये जो है सोलर पंप्स है पीएम कुसुम के अंडर में। सोलर पंप मतलब कि फार्मर्स को इरिगेशन के लिए सोलर पंप इंस्टॉल करने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव देती थी, तो वो उसको लगभग 14 लाख टारगेट रखा गया था, वो लगभग 10 लाख ही पूरा हो पाया है। इस आर्टिकल में ये सजेस्ट किया गया है कि गवर्नमेंट को ये जो ऑब्स्टेकल है इसको पार करने के लिए जो इंसेंटिव्स है उसको बढ़ाने होंगे। मतलब जो गवर्नमेंट की ये सोलर स्कीमें हैं उसको मोर अट्रैक्टिव बनाना होगा, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी हमें चीप मिल रहा है, हम इनके इंस्टॉलेशन में जो खर्च हो रहा है वो क्यों करें। गवर्नमेंट का इंसेंटिव जो है बढ़ाने की ज़रूरत है। और इस न्यूज़ आर्टिकल में आगे बताया गया कि अगर पीएम सूर्य घर योजना इसका अगर फुल इम्प्लीमेंटेशन होता है तो लगभग गवर्नमेंट की 75,000 करोड़ पर ईयर ये सेव हो सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी इसमें गवर्नमेंट का बहुत सारा खर्च होता है और कुछ एरियाज़ में ये सक्सेसफुल भी रहा है। इसी वजह से जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका लगभग 30% जो है हमारा सोलर एनर्जी है। हमारे इंडिया में जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसका जो रिन्यूएबल एनर्जी शेयर है और उसमें जो सोलर एनर्जी का शेयर है वो लगभग 30% है। और 2025 में इंडिया चाइना के बाद सोलर एनर्जी में एडिशनल कैपेसिटी ऐड करने वाला दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट कंट्री बना। इस मामले में हमने अचीवमेंट पाई है, बट कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। उन ऑब्स्टिकल्स को अगर दूर किया जाए तो जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हाई सब्सिडी है उस पर जो खर्च है वो बच सकता है और वो डेवलपमेंट के दूसरे कामों में लगाया जा सकता है। इस न्यूज आर्टिकल में जो 2 स्कीमें हैं पीएम सूर्यघर और कुसुम योजना, और क्या इशू है इस सोलर पैनल को लेकर के, सोलर स्कीम को लेकर के, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एडिटोरियल पेज का है, ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, और उसमें
क्या चैलेंजेज है उससे रिलेटेड है। हमने अभी अभी ओमान के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको साइन तो पहले किया था, बट अभी इम्प्लीमेंट हुआ है फुल्ली, और लगभग 15 FTA हमने अभी तक साइन किए हैं, और ये इसमें लगभग 27 कंट्रीज़ इंक्लूडेड है। और लगभग आप जानते होंगे कि यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है, तो लगभग 9 पेंडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और उसमें लगभग 42 कंट्रीज इंक्लूड हो सकते हैं। सो जो हमारा एक्सपोर्ट है कुल, उसका लगभग 75% हमने उन कंट्रीज़ के साथ जिनको कि हम 75% एक्सपोर्ट करते हैं उनमें हमने FTA साइन किया हुआ है। बट ऑथर के द्वारा इस आर्टिकल में उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ बताए गए हैं कि हम इन FTA का पूरा बेनिफिट, जिन कंट्रीज़ के साथ हमारा FTA अभी तक साइन हो चुका है और इम्प्लीमेंट हो चुका है, वो पूरा बेनिफिट हम क्यों नहीं उठा पाते और क्या करने की ज़रूरत है। सो इस न्यूज़ आर्टिकल में जो एग्जाम्पल दिया गया है एशियान, जापान और साउथ कोरिया, इन कंट्रीज़ से हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले साइन किया हुआ था और ये लागू भी है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ये देखा गया है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है इन कंट्रीज़ के साथ वो बढ़ गया है, और ये परसेंटेज में बताया गया है कि एशियान के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो इतना परसेंट बढ़ा है, जापान के साथ इतना परसेंट और कोरिया के साथ इतना परसेंट। उसका एक रीज़न ये बताया गया है कि ये कंट्रीज जो है जिनके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, सो हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको इन कंट्रीज़ में जो ड्यूटीज़ है पहले ही बहुत कम या 0% होता था, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब किया गया तब उनको जो है इससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। सो ये फर्स्ट चैलेंज बताया गया है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, जिन कंट्रीज़ के साथ हमने FTA ज्वाइन किया है तो उसमें हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। उसके बाद जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका जो यूटिलाइजेशन है वो हम क्यों नहीं कर पाते हैं, बिकॉज जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें लगभग 20 to 30% ही वस्तुएं हैं उसका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने किया है उससे बेनिफिट हो पाते हैं, जबकि जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें लगभग 60 to 70% जो फॉरेन कंट्रीज है उनको बेनिफिट मिलता है। तो एक्सपोर्ट में हमको जो बेनिफिट मिलना चाहिए FTA से वो कम मिल रहा है, और जो इंपोर्ट की वजह से दूसरे कंट्रीज को बेनिफिट मिल रहा है वो इसके कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। और उसकी जो अगेन वो वजह ये है कि जो टैरिफ है दूसरे कंट्रीज़ में पहले से ही वो कम था, और उसकी एक रीज़न ये बताया गया है कि हमारे यहाँ जो टैरिफ है वो टैरिफ काफ़ी ज़्यादा है, 10% के आसपास। सो जो दूसरी कंट्रीज़ है उनके यहाँ कम टैरिफ तो है ही है, हमने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया हुआ है। इस वजह से वो यूटिलाइजेशन जो है वो ऐसा लगता है कि जब ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है तब ऑलरेडी जो दूसरी कंट्रीज़ थे वो हमारे वस्तुओं पे जो टैरिफ है वो कम था, उस वजह से हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फुल जो है यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद तीसरा चैलेंज जो बताया गया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहने का मतलब यह है कि जैसे कि कोई भी गुड्स है तो उसमें दो प्रकार की होती है, इंटरमीडिएट गुड्स या आप बोले तो रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स। सो जो फिनिश्ड गुड्स है उसके लिए हमने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके तहत जो फिनिश्ड गुड्स हमारे यहाँ आएंगे उस पर हम आइदर जो ड्यूटी है वो जीरो करेंगे या फिर रिड्यूस करेंगे। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है कि आप जो इनपुट एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे उस पर आप तो चूँकि आप उसको इंपोर्ट करते हैं और उस पर हैवी ड्यूटी लगाते हैं 10% के आसपास, इस वजह से जो आपको इनपुट्स है वो ज़्यादा उस पर एक्सपेंडिचर होगा, जबकि जो फिनिश्ड गुड्स है वो आपके यहाँ कम ड्यूटी पे आएगी बिकॉज आपने FTA साइन किया हुआ है। सो इस वजह से इसको इन्वर्टेड ड्यूटी कहा जाता है, मतलब कि इनपुट्स पे आपको ड्यूटी ज़्यादा लग रही है और फिनिश्ड गुड्स पे आपका ड्यूटी जो है वो कम है, और इससे आपके इंडस्ट्रीज़ को नुकसान होता है बिकॉज उनको जो रॉ मटेरियल चाहता है वो महंगा मिलता है। तो अगर रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा तो जो वस्तुएं वो मैन्युफैक्चर करेंगे उनके लिए वो कॉस्टली होगा, तो आपके गुड्स जो दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट के लिए जाएंगे वो महंगी दिखेंगी।
उसके बाद अगेन ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी है उससे एक और चैलेंज खड़ा होता है। जैसे कि जो इंडिया में कंपनीज है वो सोचेंगे कि हमें रॉ मटेरियल जो है कॉस्टली मिल रहा है, तो क्यों ना दूसरे कंट्रीज में जहाँ रॉ मटेरियल चीप मिल रहा हो हम उन कंट्रीज में ही मैन्युफैक्चर करें और फिर वहाँ से हम इंडिया में इंपोर्ट कर लेंगे। सो इस वजह से जो एशियान कंट्रीज है उनमें लोग कंपनीज को इस्टेब्लिश कर रहे हैं और वहाँ से फिर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है उसको इंपोर्ट करके इंडिया में ला रहे हैं। सो ये इन्वर्टेड ड्यूटी से एक अगेन एक चैलेंज दूसरा चैलेंज खड़ा हो गया है। सो इस तरह के 4 चैलेंजेज इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में बताए गए हैं और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट सजेशंस दिए गए हैं गवर्नमेंट को, सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल इनपुट्स है, जो रॉ मटेरियल्स है, उन पे जो ड्यूटीज़ है उनको हमको कम करना है ताकि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ आ रहा है उसको फिक्स किया जा सके। उसके बाद जो हमने एफटीए ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जो हमारा जो टैरिफ है हम उन कमिटमेंट में पूरी तरह से खरे उतरे, वो एक सॉल्यूशन बताया गया है। और फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है उसको स्ट्रेंथन करना ताकि मेक इन इंडिया इस पे हमारा पूरा फोकस रहे। ऐसा ना हो कि हम दूसरे कंट्रीज से जो फिनिश्ड गुड्स है उसको इंपोर्ट करके फिर सेल कर रहे हैं। तो ये कुछ सॉल्यूशंस बताए गए हैं और ये चैलेंजेस बताए गए हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन होता आता है तो उसके लिए इशूज़ और ये सॉल्यूशंस हैं, ये आपको मेंस पॉइंट के रूप में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एक्सप्लेंड पेज का है। ये जो टैप वाटर है और उसमें सीवेज वाटर का जो कॉन्टामिनेशन होता है, जो लीकेज होता है, उससे रिलेटेड है। अभी दिल्ली के गुलमोहर कॉलोनी में ये इंसिडेंट देखा गया था, इस वजह से ये न्यूज़ में है। सो इस न्यूज आर्टिकल में बताया गया है जो इस तरह के लीकेज है या इस तरह के कंटामिनेशन है वो क्यों होते हैं और उसका जो एक कारण बताया गया है, वो जो मेन कारण है इसमें वो है ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। बिकॉज हमारे यहाँ जो सीवेज लाइन है, जो सिटीज़ है वो पहले के प्लान्ड किए हुए हैं और अगर आप बोले तो अनप्लान्ड है। तो जो ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है सीवेज से रिलेटेड उसमें काफ़ी कोरोसिव पाइप्स, लीकेज ये आप देखने को मिलता होगा और इसी की वजह से जो लीकेज है उससे टैप वाटर में कॉन्टामिनेशन होता है। अगर इंजीनियरिंग एंगल से देखें मतलब कि क्यों ये कॉन्टामिनेशन होता है, तो चूँकि जो वाटर सप्लाई है वो 24/7 नहीं होता है। तो जब वाटर पाइप से फ्लो होता है तब तो जो पाइप का प्रेशर है वो बना हुआ रहता है, लेकिन जब वाटर फ्लो नहीं होता है तब जो पाइप है वो एज अ सक्शन के रूप में काम करती है। मतलब कि अगर आसपास कोई अगर लिक्विड हो, जैसे कि जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो सीवरेज का पाइप है और जो टैप वाटर पाइप है वो कोई बहुत प्लान्ड नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सीवरेज वाटर और जो टैप वाटर है वो अलग अलग हो। तो अगर इस तरह के अगर नियर होता है सीवरेज वाटर टैप वाटर के पाइप से, तो उससे जो लीकेज है उसको जो सप्लाई वाटर का पाइप है उसको सक कर लेता है और फिर वही वाटर कंटेमिनेट हो जाता है। इसलिए इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है कि जो इंजीनियर्स हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो वाटर सप्लाई है लगभग 24/7 होना चाहिए ताकि उसमें प्रेशर बना रहे और इस तरह का सक्शन जो है वो पॉसिबल ही ना हो पाए। उसके बाद जो ये कारण है इसका कि जो हमारे यहाँ जो सीवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लाइन है, उसका एक डिजिटल मैप होना चाहिए कि कौन सी पाइप कहाँ से गई है। तभी तो जो टैप वाटर का पाइप है और सीवेज वाटर का पाइप है उसको अलग अलग किया जा सकेगा। लेकिन इस तरह के डिजिटल मैप इधर बहुत ही कम अवेलेबल है या फिर अवेलेबल है ही नहीं। सो इस तरह के कंटेमिनेशन आपको देखने को मिलते हैं। सो आगे इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया है कि अगर दिल्ली का केस ले तो यहाँ पे जो वाटर का जो मैनेजमेंट है वो मल्टी एजेंसी ओवरलैप है, जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, इरिगेशन डिपार्टमेंट सब अलग अलग मैनेज करते हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ समस्या आती है तो अगर आप कॉल करेंगे, टोल फ्री नंबर्स पे कॉल करेंगे तो आप देखते होंगे कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस आपको डाइवर्ट किया दिया जाता है।
तो ये मल्टी एजेंसी ओवरलैप जो है उसके कारण कन्फ्यूजन होता है और किसकी जिम्मेवारी बननी चाहिए वो जो है अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो पाती है। आगे इस न्यूज आर्टिकल में बताया गया है कि जो सेफ वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा प्रावधान है उसको इंश्योर करता है। सो हमें जो सेफ पानी, जो शुद्ध पानी वो मिलना चाहिए। सो इस आर्टिकल में आगे बताया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के कंटेमिनेशन जो है, इस तरह के इंसिडेंट जो है अनअवॉइडेबल है, मतलब कि वो तो होंगे ही, पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किए जा सकते। तो इसका मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो बॉडीज इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है अच्छे तरीके से करना होगा। जो डिजिटल मैप्स हैं उसको बनाना होगा और जो लोकल लेवल पर गवर्नमेंट है, जो इंस्टीट्यूशंस है, उसकी कैपेसिटी आइदर फंडिंग को लेकर, स्टाफिंग को लेकर के उसको हमें स्ट्रेंथन करना होगा। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि इस तरह का जो प्रॉब्लम है उसको हम फुल्ली तो डिलीट नहीं कर सकते, बट इसका मैनेजमेंट जो है हम कम से कम इसको कर सकते हैं। तो सीवेज वाटर और से रिलेटेड जो इश्यूज क्या है, क्यों है और क्या सॉल्यूशन है, इस आर्टिकल में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल नेशनल पेज का है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ये न्यूज आर्टिकल हम कई बार देख चुके हैं, तो इससे रिलेटेड जो प्रीलिम्स से के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उस लोकेशन के लिए है। ये लोकेशन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो डिफरेंट ट्रेड रूट्स है, जैसे कि इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है मलक्का स्ट्रेट, इसके काफ़ी नज़दीक है। तो अगर हमारा नेवी का प्रेजेंस इस एरिया में स्ट्रेंथन होता है तो हमारे लिए एक बेनिफिशियल है, एडवांटेज। और अगेन हम जो ट्रेड है जो आइदर यूरोप से आता है या फिर अफ्रीका और जो पैसिफिक ओशन से आता है, उसके लिए जो ट्रांसशिपमेंट होता है, कहने का मतलब कि बड़े बड़े शिप्स जो हैं वो डीप वाटर में ही सिर्फ चलते हैं। जो इंडियन पोर्ट है वहाँ डीप वाटर पोर्ट उसकी संख्या काफ़ी कम है। तो इस तरह के ट्रांसशिपमेंट के लिए हम लोग भी थाईलैंड, सिंगापुर, कोलंबो इस तरह के पोर्ट पे निर्भर है। वो अगर ये जो निकोबार प्रोजेक्ट है इसको बनाया जाता है तो जो इसमें जो ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट है वो उस हिसाब से इम्पोर्टेंट है और हमारा जो ट्रेड है काफ़ी कुछ इस पे निर्भर करेगा। उसके बाद एक ग्रीनफील्ड एयरफील्ड नवल एयर स्टेशन हमारे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो ट्रेड रूट मलक्का स्ट्रेट है उसके काफ़ी नज़दीक है, तो उस पर अगर कंट्रोल होता है उस पर हम निगरानी रख सकते हैं, तो हमारा स्ट्रेटजिक पर्पस वहाँ से सर्व होता है और यहाँ लोग रहेंगे उनके लिए टाउनशिप, पावर प्लांट, इन सब के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है। लगभग इसमें 81,000 करोड़ अलोकेट किया गया है। सो इस प्रोजेक्ट के जो बेनिफिट्स हैं मैंने पहले ही बताए। सर्विलांस जो ट्रेड रूट है उस पर बढ़ेगा, हमारे लॉजिस्टिक्स जो ट्रांसशिपमेंट है उसके लिए ये बेनिफिशियल होगा। अगर कोई क्राइसिस आती है ट्रेड में, जैसे कि अभी स्टेट ऑफ हुर्मुज चोक पॉइंट से आया है, तो इस तरह का अगर कोई क्राइसिस आता है तो हम क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए इस लोकेशन का यूज कर सकते हैं। और जो जो ट्रांसशिपमेंट के लिए जो हम दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं। हालांकि इस आर्टिकल में ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जो एक मेजर कंसर्न है वो ट्रैवल एरियाज़ को लेकर है, जो इनसे डिस्प्लेसमेंट होगा, जो बायोडाइवर्सिटी के को नुकसान पहुंच सकते हैं, उससे रिलेटेड काफ़ी ये न्यूज में रहता है। तो ये एक इशू है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। सो ये था आज का इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।